कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस में क्या होता है, एक इंडस्ट्री चलते चलते दूसरी इंडस्ट्री के साथ मर्ज हो जाती है। मैं एग्जांपल देता हूं, अब बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो कहते हैं कि अगर आपका डिपॉजिट हमारे पास इतने से ऊपर का हुआ होगा तो आपको इंश्योरेंस हम प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको कुछ हो जाता है, हादसाती मौत हो जाती है, फलाना हो जाता है, तो हम आपके घर वालों को इतने पैसे देंगे। आपने बैंक में अकाउंट खुलवाया था, इंश्योरेंस कंपनी के पास नहीं गए थे, लेकिन बैंक ने आपको इंश्योरेंस की सर्विस देनी शुरू कर दी। आप फिजिकल कॉलेज में फिजिकल क्लास पढ़ने आए थे और कॉलेज ने आपसे कहा कि क्यों ना हम आपको ऑनलाइन वाली क्लास भी साथ में दे दें, तो वो ऑनलाइन और फिजिकल आपस में कन्वर्ज हो गए। इसी तरह से बैंक और इंश्योरेंस आपस में कन्वर्ज हो गए। अब मुझे आप लोगों से 10 एग्जांपल्स चाहिए जी। पीटीसीएल और यूफोन दो कंपनियां हैं। इस वक्त मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, एक इंडस्ट्री की दो कंपनियां मर्ज होना और है, दो अलग अलग इंडस्ट्रीज का। जैसे कल किसी भाई ने क्लास में एग्जांपल दी थी कि जी मोबाइल के अंदर इंटरनेट। अब मोबाइल एक टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर था, फोन शून बात करनी होती थी, और दूसरी तरफ से एक इंटरनेट होता था। तो इंटरनेट और मोबाइल आपस में जुड़ गए, ये कन्वर्जेंस है, इंडस्ट्रीज जुड़ी। जो नॉर्मल यूजर्स हैं और कौन से, जो मोबाइल वाले यूजर्स हैं, और यस जो मोबाइल के यूजर हैं और जो कंप्यूटर के यूजर्स हैं वो मर्ज होके मोबाइल पे चले गए हैं। अब बड़े ही कम लोग कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, अनलेस कि उन्होंने को बहुत ज्यादा वर्ड एक्सेल पे लंबा चौड़ा काम करना हो। छोटे मोटे ज्यादातर काम मोबाइल पे हो जाते हैं और बहुत खूबसूरत तरीके से भी हो जाते हैं जी। बुलेट प्रूफ कार्स विद आर्म्स, मतलब एक तरफ सिक्योरिटी वाली इंडस्ट्री थी जो जिसमें असलहा और सिक्योरिटी और बख्तरबंद चीजें इस तरह से, और एक तरफ रेगुलर गाड़ियां थी। तो उन्हीं गाड़ियों के साथ आपने सिक्योरिटी मैयर्स प्रोवाइड कर दी है और वो बख्तरबंद गाड़ियां बन गई हैं। उसके इर्द गिर्द जो है वो रैक लग गए, वो बुलेट प्रूफ हो गई, उसके अपने अंदर थोड़े थोड़े से एमिनेशन आ गए जी। जी ऑटोमोबाइल और आईटी, ये भाई ने एक बहुत डिफरेंट बात कर दी है, अब आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। टेस्ला आपके जहन में होगा शायद। अब टेक्नोलॉजी से पहले गाड़ियां बड़ी मैनुअल सी होती थी और बड़े बेसिक से इक्विपमेंट्स होते थे। अब गाड़ी के अंदर टेक्नोलॉजी, आप गाड़ी के अंदर बैठे, उसका डैशबोर्ड एक कंप्यूटर है पूरा, वो आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, वो बहुत सारी आपकी वॉइस कमांड्स ले रहा है और आप उसको लेके चल रहे हैं। और मतलब चैप्टर 5 में हम जाके पढ़ेंगे, टेस्ला ने तो बहुत ही तूफान मचा दिया। ज्यादातर ड्राइवरलेस गाड़ियां, एप्स पे चलने वाली गाड़ियां, आप अपनी बिल्डिंग से निकल के आ रहे हैं और आपने निकलते बस मोबाइल पे बटन दबाया, आप बाहर पहुंचेंगे तो आपकी गाड़ी पार्किंग से निकल के बिल्कुल आपके सामने तक आ चुकी होगी। दरवाजा उसने खोला हुआ होगा और अंदर एसी फुल चला हुआ होगा ताकि आपको बैठते हुए गर्मी ना लगे। तो टेक्नोलॉजी और गाड़ी आपस में कन्वर्ज हो गए। और जी ई कॉमर्स वगैरह, आपकी फिजिकल दुकानें और ये जो ऑनलाइन वेबसाइट्स वगैरह हैं ये आपस में कन्वर्ज हो गए और उन्होंने इस तरह से करना शुरू कर दिया। मेडिसिन और आईटी, ठीक है, और एजुकेशन और आईटी। आप गौर कर रहे हैं कि आप सब आईटी के साथ जोड़ रहे हैं। आईटी ने सत्यानाश फेर दिया है, हर बिजनेस के अंदर घुस गया। तो हम एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे इस पे कि ये आईटी ने बिजनेसेस के साथ क्या किया। चैप्टर 5 जो है ना वो इसी चीज पे, वो जो वाहिद जिद्दत वाला चैप्टर है ना वो इसी इश्यू पे है। को और इंडस्ट्रीज ऐसी बताएं जिसमें सिर्फ आईटी ना हो, मतलब कुछ जी। न्यूज़पेपर पहले फिजिकल पढ़ते थे और अब ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आईटी फिर आ गई जी। ठीक है, टेक्सटाइल सेक्टर में ये कह रहे हैं कि पहले जो है वो और तरह से काम होता था, अब वो डिजिटल मशीन्स और वो इस तरह की चीजों पे शिफ्ट हो गए। इंडस्ट्रीज को जोड़े ना, इन्वर्टर, एसी, और मतलब एक हीटर वाली इंडस्ट्री होती थी, एक एसी वाली इंडस्ट्री होती थी, दोनों जोड़ गए, इन्वर्टर बना लिए, सर्दियों में गर्म, गर्मियों में ठंडा। और ठीक, ठीक है। तो इन्होंने कहा प्लास्टिक वाला जो वो सेटअप था और जो चीनी के बर्तन या शीशे के बर्तन वगैरह होते थे उन सबको मर्ज करके अब एक मिक्स टाइप के बर्तन आ गए जो कि देखने में वैसे ही लग रहे हैं लेकिन असल में उनकी मेक जो है प्लास्टिक है।
स्मार्ट फर्नीचर जिसको टेबल बना सकते हैं कि एक फर्नीचर है वही टेबल बन जाएगा, उसको ज़रा ऐसे करके फैलाएं तो वो आपका काउच सा बन जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें आ गई जी। मोबाइल ने घड़ियों की इंडस्ट्री ख़त्म कर दी। अरसा ही हुआ मैंने किसी को ऐसे करके टाइम देखते हुए, सिर्फ वो देखता है जिसने बहुत महंगी वाली घड़ी पहनी होती है, और उसको होता है कि मेरी आस्तीन घड़ी के ऊपर आ रही है तो लोगों को मेरा ब्रांड नजर नहीं आ रहा, तो वो ऐसे करके घड़ी देखता है, सामने घड़ी लगी हुई होती है लेकिन वो ऐसे करके देखता है। अब अगेन इसका मतलब है कि फिर जब वॉचेस वालों को पता लग गया कि अब टाइम देखने वाला काम तो गया हमारे हाथ से, तो उन्होंने उसमें दिखावे वाले एलिमेंट ऐड कर दिए कि जिसमें डायमंड इतने वो लगे हुए हैं, इसमें इस तरह से है, ये उस ब्रांड की है। तो अब घड़ी लोग टाइम देखने के लिए नहीं पहनते, उसको इस तरह से पहनते हैं जैसे वो एक सोने की चेन हो या कोई इस तरह की चीज़ हो कि जी वो जो डिस्प्ले वाली चीज़ हो। तो बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि घड़ियों को मोबाइल खा गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी ने आपका जो ये गोल्ड ऑर्नामेंट्स वगैरह की मार्केट है तकरीबन बिठा दी, क्योंकि सबको पता लग गया कि देख मतलब दूर से देखने में प्यारे लगने चाहिए ना, कि वो जेवरात हैं जो सोने जैसे हैं, वो किसी ने उसको वजन करके तो नहीं देखना। और दूसरा उन्होंने निकलना कब है, मुश्किल से साल में 1-2 इवेंट्स पे, वरना उसने लॉकर्स में होना है, उसने बैंकों में होना है, घर होना है, तो आपको हर वक्त टेंशन होनी है, पहना हो तो टेंशन, रखा हो तो टेंशन। तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी इतनी तेजी से आई कि उसने ये जो गोल्ड का जो बहुत बड़ा सेटअप हुआ करता था और बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस होते थे उनको काफी श्रिंक कर दिया। ठीक है, जो आपके आईटी वही वाली बात है ना कि ब्लूटूथ से आपने कनेक्टिविटी दे दी, अब मोबाइल के साथ जो है वो आपके ईयरपॉड्स आ गए और उसमें आप जो है वो चीज़ों को लेके चल सकते हैं। हाँ जी, इधर से कोई एग्जांपल कन्वर्जेंस। हॉलीडे इंडस्ट्री पहले क्या होता था, लोग सिर्फ टिकटिंग करके देते थे, और कुछ लोग होते थे जो दूसरे मुल्क में होटल छोटल वो करा के देते थे। ये सब कन्वर्ट हो गए, ये सारे कन्वर्ज हो गए, एक जगह आ गए। अब एक ही आपका हॉलीडे प्लानर होता है, वही आपकी टिकटें करा के देता है, वही आपको वीज़ा लगवा के देता है, वही आपके होटल का करता है, वही आपके वहाँ रहने का, खाने पीने का, वहाँ की लोकल ट्रैवलिंग मैनेज करके आपको कहता है भाई ये 2.5 लाख का आपका ट्रिप है। कन्वर्ज हो गई चीज़ें जी। बिल्कुल, अब ये जो कार्ड वाली करेंसी है, ये जो प्लास्टिक करेंसी है, इसने बिल्कुल ही फिजिकल करेंसी ख़त्म कर दी है। मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल, पता नहीं मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं, इस वक्त मेरे बटवे में सिर्फ 30 रुपये पड़े हैं, नहीं 1.50 भी है, बाकी खाली कार्ड्स पड़े हुए हैं जगह जगह। मतलब फिजिकल करेंसी बेचारी ऐसे ही। अब मुझे अगर कहीं हवा डलवानी पड़ जाए गाड़ी में, क्या होगा मेरे साथ? ज़्यादातर हवा वालों के पास भी कार्ड चलता होगा, क्योंकि वो किसी अच्छी ब्रांडेड जगह पे बैठे हुए होंगे और वहाँ पे सारा कुछ है। तो कहने का मतलब है कि ये फिजिकल करेंसी की डीलिंग भी तकरीबन ना होने के बराबर रह गई। कार्ड्स और इसके ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। स्पोर्ट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें हम लोग चैप्टर 5 में जाके नाइकी की एग्जांपल देखेंगे कि उसने बहुत ज़्यादा इस पर काम किया। इलेक्ट्रिक कार्स, अब आप ये देखें कि पेट्रोल डीजल पे चलने वाली गाड़ियों के बजाय इलेक्ट्रिक कार्स, तो वो बहुत पुराने ज़माने में इंट्रोड्यूस हुई थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता पेट्रोल डीजल वाले पे शिफ्ट हो गए थे, अब दोबारा से हम इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ आ रहे हैं। रोबोट्स जो है वो बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो रेपिटेटिव नेचर की सर्विसेज है वहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि कुछ जगह रिप्लेसमेंट हुई और कुछ जगह एक चलती हुई इंडस्ट्री के अंदर दूसरी इंडस्ट्री आके मर्ज हो गई है। ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता क्यों है? नीड, यूजर्स की नीड के हिसाब से। क्या ये हमेशा यूजर्स की नीड होती है? वक्त की जरूरत होती है, लेकिन ये वक्त की जरूरत और यूजर्स की नीड्स में क्या फर्क है? कोविड में अचानक से ऑनलाइन, पहले यूजर की नीड ऑनलाइन नहीं थी, लेकिन हालातों वाकयात ने अचानक से ऑनलाइन को प्रमोट करना शुरू कर दिया। अच्छा, उस वक्त तो लोग हालातों वाकयात से बदल के कुछ ऑनलाइन की तरफ गए, कुछ जज्बाती तो उससे पहले से ऑनलाइन पे काम कर रहे थे कुछ मन चले। मैं 2016 से ऑनलाइन पे काम कर रहा था। कहने का मतलब है कि उस वक्त लोगों ने तो नहीं कहा था कि ऑनलाइन पे आओ, हमने चाहा था कि हम लोगों को ऑनलाइन समझाएं।
सम टाइम ये बिजनेस चाहता है कि वो लोगों को बताए कि आपके लिए ये दो चीजें एक जगह मिल जाएंगी। जैसे मैंने बैंक से नहीं कहा कि मुझे इंश्योरेंस दो, लेकिन बैंक ने खुद ही से ही इंश्योरेंस भी साथ में देनी शुरू कर दी। तो सम टाइम ये सप्लायर की तरफ से होता है और सम टाइम ये डिमांड होती है यूजर्स की। लोगों ने नहीं सोचा था, एसी के मैन्युफैक्चरर्स ने इन्वर्टर की तरफ शिफ्ट हो गए कि उन्हें पता लग गया कि ये चीज अल्टीमेटली लोगों को बेनिफिट देगी। तो सम टाइम आपकी कन्वर्जेंस होती है डिमांड लेड और सम टाइम आपकी कन्वर्जेंस होती है सप्लाई लेड। डिमांड लेड का क्या मतलब है? डिमांड जनरेट हुई, उस डिमांड के मुताबिक आपको शिफ्ट करना पड़ गया। और सप्लाई लेड क्या होगा? सप्लायर को लगा कि हमें चीजें कर देनी चाहिए। तो दो या दो से ज्यादा इंडस्ट्रीज या सेगमेंट कन्वर्ज हो जाते हैं और एक सेम इंडस्ट्री बन जाते हैं। इससे आपके बिजनेस स्ट्रेटेजी पे अच्छा खासा फर्क पड़ेगा। ये डिमांड लेड भी हो सकता है और सप्लाई लेड भी हो सकता है। डिमांड लेड जो कि कस्टमर्स की तरफ से आता है, कस्टमर्स की ख्वाहिश होती है। कस्टमर फिजिकल न्यूज़पेपर पढ़ते थे, उन्होंने ऑनलाइन पढ़ना शुरू कर दिया या चाहा कि हमारे लिए ऑनलाइन चीज हो। और समटाइम्स सप्लायर ये देखता है कि हम आपको, जैसे कैमरा किसी ने चाहा नहीं था मोबाइल में हो, लेकिन मैन्युफैक्चरर ऑफ द मोबाइल्स ने ये रियलाइज किया कि अगर हम इसमें कैमरा भी दे देंगे तो इसकी वर्थ बढ़ जाएगी, इसके पैसे बढ़ा देंगे। तो कैमरा, इंटरनेट, उसमें स्मार्ट टेक्नोलॉजी, ये सब उन्होंने सोचा और ऐसा सोचा कि हम सब उस पर लग गए। तो सम टाइम दिस इज अ सप्लायर लेड, यानी कि सप्लाई लेड कन्वर्जन, और कभी कभी ये डिमांड लेड है। ये बात समझ आ रही है? 5 फोर्सेस पोर्टर का ये एक डायग्राम सामने है। इस डायग्राम को तो हम एक एक करके समझेंगे। मैं जरा इसको बताऊं कि ये है क्या। कंपटीशन पे मिशेल पोर्टर इज द थ्योरिस्ट जिसने बहुत ज्यादा काम किया है। उसने बताया कि कंपटीशन में आपने क्या करना है, किस तरह से करना है। तो इसने जो अप्रोच बताई है, उसने एक मॉडल बताया। उसने कहा 5 आपकी फोर्सेस होती हैं जो आपने हमेशा देखनी होती हैं किसी भी सेक्टर, किसी भी बिजनेस सेगमेंट में एंटर होते हुए। भाई फॉर एग्जांपल मेरे पास एक टारगेट है कि मैं बच्चों का एक स्कूल शुरू कर लूँ। पैसे हैं तो एक तरीका ये है कि मैं बच्चों का एक स्कूल शुरू कर लूँ, एक ये है कि मैं को फर्नीचर बनाने वाली कंपनी शुरू कर दूँ, और एक जहन में ये है कि एसी बनाने वाली कंपनी शुरू कर दूँ। अब ये व्हाट आर द फैक्टर्स जिस पे मैं डिसाइड करूंगा कि मैं बच्चों का स्कूल बनाऊं, मैं फर्नीचर बनाऊं या मैं एसी बनाऊं? मल्टीपल फैक्टर्स हमारे जहन में आते हैं। हमारी स्ट्रेंथ कहाँ पे है, एनवायरनमेंट में किसकी ज़्यादा डिमांड है, किस पे कम पैसे लगने हैं, ज़्यादा पैसे लगने हैं। पोर्टर ने कहा भाई आपने पहले देखना है कि वो इंडस्ट्री मज़े की है या नहीं, फिर उसके अंदर उतर के देखना है कि आपकी वहां पे क्या पोजीशन है, इंडस्ट्री अच्छी है या नहीं। उसके लिए 5 फोर्सेज आपने देखनी है। कौन सी 5 फोर्सेस? सामने स्क्रीन पे लिखते हैं, इसे मैं गाइब करता हूं। 5 फोर्सेस। सबसे पहले वहां देखें राइवलरी कितनी है। राइवलरी, इसको हम कंपटीशन भी बोलते हैं। राइवलरी कितनी है उस इंडस्ट्री में। मैं एक इंडस्ट्री में एंटर होने लगा हूं जिसमें राइवलरी बहुत ज्यादा है, और एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें राइवलरी बहुत कम है। तो जहां राइवलरी, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, वहां रेट्स भी ज्यादा ऊपर नीचे नहीं हो सकते होंगे, वहां मुकाबले भी बहुत ज्यादा होंगे, वहां से मार्केट शेयर निकालना भी मुश्किल होगा। और जहां राइवलरी कम होगी वहां चीजें थोड़ी सी बेहतर होंगी, वहां एंटर होना। ठीक है, इन्होंने कहा कि सर फिर बैरियर टू एंट्रेंस भी होगा, वो एक और वेरिएबल है। इस वक्त हम बात कर रहे हैं राइवलरी। तो जहां राइवलरी ज्यादा है वहां बिजनेस को मजा नहीं आएगा, और जहां राइवलरी कम है वहां मजा आएगा। पहले बेसिक लेवल पे डिस्कस करते हैं, फिर आगे। देन हम ये देखते हैं कि वहां पे बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कस्टमर के पास बार्गेनिंग पावर हो। वहां मैं एक ऐसे बिजनेस में एंटर हूं जहां हमने डिसाइड करना है कि क्या रेट होना चाहिए, हम डिसाइड करेंगे और हम जो भी बेचेंगे लोग खुशी से ले लेंगे। तो इसका मतलब है कस्टमर के पास कोई बार्गेनिंग पावर नहीं है। और ऐसा सेक्टर जहां कस्टमर 10 जगह फिरता है, अपनी पसंद की जगह पे अपने पसंद की चीज खरीदता है, अपने पसंद के रेट पे, क्वालिटी भी उसको उसके लेवल की चाहिए। तो इसका मतलब है कि वो ऐसी इंडस्ट्री है जहां कस्टमर के पास बार्गेनिंग पावर ज्यादा है। इन्होंने कहा जी सीए के इंस्टीट्यूट, कस्टमर के पास काफी बार्गेनिंग पावर है, स्टिल नहीं है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन काफी सारे बिजनेस से बेहतर है राइवलरी ज्यादा होने की वजह से। जी ठीक है, इसका मतलब ये है कि फिर एक दफा इंडस्ट्री में
ओवरऑल इंडस्ट्री के फीचर देखने हैं, फिर उतर के देखेंगे कि हम क्या हैं, हम ब्रांड हैं या हम नॉन ब्रांड हैं। तो इस वक्त हम बात करें किसी भी इंडस्ट्री की ओवरऑल शक्ल पे। जैसे इन्होंने कहा कि जी बार्गेनिंग पावर कस्टमर के पास है, तो मैंने कहा कि अभी भी उतनी नहीं है, इसलिए कि मैं किसी एक आध मार्केट की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल सेक्टर की बात कर रहा हूं कि ओवरऑल सेक्टर समहाउ टीचर लेड है। समहाउ कहीं ना कहीं कॉलेजेस को पता होता है कि बच्चा तो इस टीचर से पढ़ना चाहता है, तो वो फिर ब्लैकमेल करते हैं, तंग करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, अपनी पसंद के रूल्स बताते हैं, आपको उलझन होती है, लेकिन आप कहते हैं कि आप करूं, मैंने इस टीचर से पढ़ना है। तो ये एक प्रॉब्लम बहरहाल अभी भी है जो पूरी इंडस्ट्री के साथ है। तो बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स, कुछ जगह बार्गेनिंग पावर कस्टमर्स पास ज्यादा होगी, कुछ जगह कम होगी। मुझे बताएं, बीइंग अ बिजनेस, आप जहां बार्गेनिंग पावर कस्टमर के पास ज्यादा हो वहां अच्छा फील करेंगे या जहां कम हो? जहां कम हो। सब तो बेरहम बन के सोचना है ना। फिर कुछ बिजनेसेस में बार्गेनिंग पावर सप्लायर की भी होती है। अब इस वक्त मैं आपको सप्लायर ऑफ कस्टमर नहीं कह रहा, मैं आपके बिजनेस के सप्लायर्स की बात कर रहा हूं। आप सेंटर में, इधर से सप्लायर आपकी चीजें सप्लाई कर रही हैं, इधर से आपसे कस्टमर चीजें खरीद रहे हैं, आप सेंटर में, और सप्लायर के पास बार्गेनिंग पावर है। आप बेंच बनाते हैं और जो लकड़ी प्रोवाइड कर रहा है वो जब मर्जी रेट बढ़ा दे, आप उसको कुछ नहीं कर सकते। तो ये अच्छा बिजनेस है। सप्लायर के पास बार्गेनिंग पावर का मतलब ये है कि जब सप्लायर अपने हिसाब से चीजों को रेगुलेट करे। मुझे बताइए, सप्लायर के पास बार्गेनिंग पावर कब होगी? जब सप्लायर कम होंगे तो उनके पास पावर ज्यादा होगी। जब मार्केट में कुछ कार्टन्स बने हुए होंगे, जब उस तरह की चीज आराम से अवेलेबल नहीं होगी, आपको पता है यार इसी के पास ये माल पड़ा हुआ है और तो किसी के पास पड़ा हुआ ही नहीं है, मोनोपोलीज होंगी, शिफ्ट करना आसान नहीं होगा, सप्लायर के पास बार्गेनिंग पावर आ जाएगी। फिर एक वेरिएबल है कि सब्स्टिट्यूट के क्या खौफ है वहां पे, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। जी, अब सब्स्टिट्यूट यानी कि हर बिजनेस में एक प्रोडक्ट सेल हो रही होती है। मैं एक बिजनेस शुरू करने लगा हूं, मैं जब वो बिजनेस शुरू करने लगा हूं तो मैंने ये सोचना है कि क्या इस बिजनेस का कल को कोई सब्स्टिट्यूट तो नहीं आ जाएगा, इसकी प्रोडक्ट्स के सब्स्टिट्यूट। भाई मैंने अगर स्कूल शुरू करना है तो मैंने सोचना है कि कहीं आगे इसका कोई ऑनलाइन सब्स्टिट्यूट तो नहीं आ जाएगा। मैंने फर्नीचर वाला काम शुरू करना है तो मुझे ये समझ आया कि फर्नीचर वाले काम में जो मर्जी हो जाए सब्स्टिट्यूट इतना आराम से नहीं आएगा। हाँ, फलाना काम शुरू करना है उसमें सब्स्टिट्यूट आ सकता है या नहीं। जैसे सीए के कॉलेजेस, सीए नाम की प्रोडक्ट का इस वक्त आईकैप की वजह से सब्स्टिट्यूट नहीं आ पा रहा। तो सबको पता है कि हाँ यार ये शुरू कर लें, इसमें फायदा है, इसका इतनी जल्दी सब्स्टिट्यूट नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं पंखा बनाने वाला काम शुरू करूं और कल को पंखे के कुछ और ऐसे सब्स्टिट्यूट आ जाए, दीवार पे लगा हुआ एक लाइट वेट सा एक खास मशीन जो कि हल्की हल्की सी हवा कमरे में फेंक रही है, जिसका ना शोर है ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, और कमरा खूबसूरत भी लग रहा है, तो हो सकता है मैं आज बिजनेस शुरू करूं और 2 साल बाद सोच रहा हूं यार मैंने क्या किया था, मैं उस वक्त इंडस्ट्री में आया जब वो डिक्लाइन होने वाली थी। तो सब्स्टिट्यूट भी सोचना है। अभी सिर्फ बेसिक लाइन है, एक एक पॉइंट पे अच्छी खासी बहस होगी। तो जहां सब्स्टिट्यूट का थ्रेट होगा ऐसा बिजनेस मजेदार नहीं होगा बिजनेस के लिए। और जहां उसे पता होगा हमारा सब्स्टिट्यूट नहीं आना आराम से, भाई फॉर एग्जांपल मैं सोचता हूं कि मैं बेवरेजेस बनाना शुरू करता हूं, बोतलें वगैरह, और फिर सोचूं इसका क्या सब्स्टिट्यूट, बच्चा मर जाएगा लेकिन वो बोतल नहीं छोड़ेगा। गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई कि स्कूलों में, हॉस्पिटलों में, फलाना फलाना जगह, कॉलेजों में बोतलें नहीं जाएंगी, बच्चे जूस पे शिफ्ट हो गए। बच्चे ने तो पैसे उजाड़ने हैं ना, उसने तो वालिद के पैसे लगाने हैं। अब उसको बोतल नहीं मिली तो नशा उसका टूट रहा था, उसने कहा अच्छा और क्या, उन्होंने कहा जी जूस, पता लगा जूस बोतलों से महंगे हो गए। तो इसका मतलब है जो बोतल बनाने वाला अगर ये सोच रहा था कि मेरी बोतल का सब्स्टिट्यूट ही कोई नहीं है तो बड़ी गलत बात थी, बोतल के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट है। तो जिस इंडस्ट्री में एंटर होना है पहले देखना है कि वहां अवेलेबिलिटी कितनी है, फिर वहां कस्टमर के पास बार्गेनिंग पावर तो नहीं है, सप्लायर के पास बार्गेनिंग पावर तो नहीं है, सब्स्टिट्यूट का तो नहीं कोई थ्रेट। चलें सब्स्टिट्यूट का थ्रेट ना हो लेकिन न्यू एंट्रेंट्स का भी तो थ्रेट होते हैं। जी जी नहीं, इंडस्ट्री की बात हो रही है, कंपेटिटर्स की प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही। इंडस्ट्री इज बेवरेजेस, इंडस्ट्री इज सॉफ्ट ड्रिंक्स।
तो सॉफ्ट ड्रिंक का कोई सब्स्टिट्यूट आने का क्या खतरा है? ये जो पेप्सी कोक वाला खतरा है वो ये वाला पॉइंट है, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, कि मैं बिजनेस शुरू कर दूं और कल को 2 और लोग भी उस बिजनेस में आ जाएं, तो वो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट है। आप कुछ कहना चाहते हैं? थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स का नेसेसरीली मतलब इसके पॉजिटिव इंपैक्ट भी तो हो सकते हैं, वो फोर्स करेंगे, इसके पॉजिटिव इंपैक्ट भी हो सकते हैं। अब अगेन हमने देखना ये है कि नए एंट्रेंट्स तब ज्यादा आते हैं जब एंट्री बैरियर ना होने के बराबर हो, और अगर एंट्री बैरियर्स ही बहुत ज्यादा हो तो न्यू एंट्रेंट्स इतने आराम से नहीं आएंगे। वो बिजनेस जो कोई भी शुरू कर सकता है उसमें तो धड़ाधड़ हर वक्त लोग आ जाएंगे, और वो बिजनेस जिसको शुरू करने से पहले 15,000 तरह के लाइसेंस लेने पड़ते हो, बहुत महंगा कैपिटल लगाना पड़ता हो, उधर हर कोई एंटर नहीं होगा। तो नए एंट्रेंट्स के अपने फायदे और नुकसान भी हैं। इस वक्त करना ये है कि हमने इस मॉडल को इन 5 डायमेंशन में देखना है। पोर्टर का मॉडल है, इसको हम कहते हैं 5 फोर्सेस मॉडल। पोर्टर का मॉडल है, इसको हम कहते हैं 5 फोर्सेस मॉडल। ये 5 कंपटीशन की फोर्सेस हैं कि आपने कहीं पे भी एंटर होना है तो आपने इन 5 फोर्सेस के कॉन्टेक्स्ट में देखना है। मैं प्रैक्टिकली आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूं। बिजनेस बन के सोचना है, आपने सोचना है आपके पास पैसे पड़े हैं। मैं अभी वही प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं। मैं कहता हूं मेरे पास 10 करोड़ पड़ा हुआ है, मुझे 3 में से किसी एक बिजनेस में एंटर होना है। मेरे पास ऑप्शन है, मैं आज डिसाइड कर सकता हूं कि मैं उस इंडस्ट्री में जाऊं, उस इंडस्ट्री में जाऊं या उस इंडस्ट्री में। तो मैंने आज इन 5 फैक्टर्स की बेस पे देखना है कि मेरे लिए इनमें से कौन सा बेहतर है। मेरे पास हाथ में 10 करोड़ है, मेरा एक दिल करता है कि मैं पंखा बनाने वाली कंपनी बना दूं, एक मेरा दिल करता है कि मैं कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ये जो पेप्सी कोक वगैरह टाइप की इस तरह की कंपनी बना दूं, 10 करोड़ पड़ा हुआ है, चलो शुरू करते हैं। तीसरा मेरे जहन में उल्टा सीधा ख्याल आता है कि मैं कोई सीए कॉलेज शुरू कर लूं। ठीक है जी, ये एनालिसिस, ये राइटिंग पहले से हुई हुई है, तो ये मैंने किसी क्लास में पढ़ाते हुए ये सारी बातें की थी। तो खैर, मतलब उस वक्त मैंने सारे हिसाब किताब लगा के फिर सीए कॉलेज शुरू किया। तो सीए कॉलेज शुरू कर ले। अब अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेरी कंपिटेंस क्या, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेरे रिसोर्सेज क्या, वो बात का मसला है। ये एनालिसिस बताता है कि इन 3 इंडस्ट्रीज में से लुक्रेटिव इंडस्ट्री कौन सी है, मजेदार इंडस्ट्री कौन सी है। जब आप ये देख लेंगे ये मजेदार है, तो फिर हम देखेंगे अच्छा मैं उस इंडस्ट्री में कैसा परफॉर्म करूंगा, मेरे रिसोर्सेस कैसे हैं, मेरी कंपिटेंस कैसे है। चैप्टर 8 बताएगा मैं कैसा हूं, चैप्टर 7 बताता है मार्केट कैसी है। इस वक्त हम देख रहे हैं मार्केट के हिसाब से। 3 बिजनेस मेरे जहन में आए, अब एक एक करके मैं समझने की कोशिश करता हूं कि आपको बात समझ आ रही है या नहीं आ रही। राइवलरी का मतलब है कंपटीशन। फैन मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में कंपटीशन के क्या हालात हैं? बहुत हाई है। कितनी कंपनी है? बहुत सारी हैं। अगर मैं रफली सम अप करना चाहूं 20 से 25 तो हैं। जब 20 से 25 कंपनियों से 25 कंपनियों और सब आपस में लड़ रहे हो, तो किसी एक के पास भी पूरी मार्केट का 4% शेयर होगा औसतन। कुछ बड़ी होंगी, हो सकता है उनके पास 10-11% हो, तो कुछ बेचारी गरीब होंगी उनके पास 1% से भी कम शेयर होगा। तो मैं उन 25 में एक 26 में ऐड हो जाऊं और मैं बड़ी लड़ाई झगड़े करने के बाद जो मार्केट से शेयर निकालूं वो बहुत ही थोड़ा सा हो। और जब ऑलरेडी इतने सारे लोग मौजूद हैं तो क्या होगा, क्वालिटी भी मिलती जुलती होगी, प्राइस में भी वॉर चल रही होगी, मैं आके कॉस्ट पे भी बहुत ज्यादा काम करूंगा, क्वालिटी पे भी काम करूंगा, और उसके बाद भी मैं अच्छे डिसेंट प्रॉफिट्स नहीं निकाल सकूंगा। अगर कोई इनोवेटिव आइडिया ले आए, ये फिर अगला मामला है ना। इस वक्त हम देख रहे हैं इंडस्ट्री कैसी है, फिर मैं देखूंगा मैं क्या क्या कर सकता हूं। तो सम टाइम एक हल्की इंडस्ट्री में भी आप अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, और सम टाइम एक तूफानी इंडस्ट्री में आप जाके रुल जाते हैं क्योंकि आपके पास वो नेसेसरी कंपिटेंस रिसोर्सेज नहीं होते। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इन 2 चैप्टर्स को हमने अलग अलग देखना है। चैप्टर 7 इज क्या चल रहा है मार्केट में, क्या क्या ज्यादा बेहतर है। फिर हम देखते हैं हम कहां पे हैं, फिर हम इन दोनों को जोड़ते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है और मैं किस में अच्छा हूं। दोनों को जोड़ के देखते हैं तो समझ आ जाता है कि ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल मेरे से पूछा जाए, अगर मेरे पास पैसे वाकई ही 10 करोड़ या इससे ऊपर होते तो मैं कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की तरफ जाता, लेकिन मैं इसमें अच्छा नहीं हूं, मैं इसमें थोड़ा अच्छा हूं, ये मेरी दुनिया है। तो एक्सटर्नल एनालिसिस मुझे कह रहा था कार्बोनेटेड ड्रिंक, बट इंटरनल एनालिसिस कह रहा था भाई सीए। तो ये अगला फिर स्टेप है। इस वक्त हम पहला स्टेप ले रहे हैं कि कौन कौन सी इंडस्ट्री इन 5 फोर्सेस के हिसाब से अच्छी है। तो हम क्या करेंगे, हम हर इंडस्ट्री पकड़ेंगे, उस पर 5 फोर्सेस को एक दफा चेक कर लेंगे। फैन को ही चेक करते हैं। राइवलरी चेक कर ली, राइवलरी बहुत ज्यादा है, राइवलरी के हिसाब से मुझे को बहुत अच्छा नहीं लग रहा।
बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। मैं अगर फैन बनाना शुरू करता हूं तो मैंने जहां से माल मंगवाना है वो है मेरे सप्लायर। तो क्या ऐसा है कि कोई मुझे माल नहीं देगा या बहुत ज्यादा ब्लैकमेल करेंगे? आप आज इंटरनेट पे फेसबुक पे लिखें कि जी मैं पंखा बनाने वाली कंपनी बनाना चाहता हूं, आई नीड सप्लायर, 150 लोग आपको इनबॉक्स में मैसेज कर देंगे, क्योंकि इसका सप्लायर वही है कि बाहर से इंपोर्ट करके आपको चीज प्रोवाइड कर दी या पाकिस्तान में लोकली असेंबल चीजें उठा के आपको सप्लाई कर दी। तो सप्लायर बहुत सारे हैं, मिलते जुलते हैं, कोई बहुत ज्यादा मुनफरिद चीज भी नहीं बेच रहा, किसी की कोई चीज ऐसी भी नहीं है कि जिस जो बहुत तूफानी हो। तो इसका मतलब है सप्लायर के पास बार्गेनिंग पावर नहीं है। समझ आई बात? जी जी। अब अगेन देखे ना, आपका बिजनेस सेंटर में जाके बैठ गया है। एक तरफ कस्टमर हैं जो आपसे माल खरीद रहे हैं, एक तरफ सप्लायर हैं जो आपको माल बेच रहे हैं। उनकी इंडस्ट्री में, उनके सेक्टर में आप उनके कस्टमर हैं। तो मैं फैन मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा हूं, वो फैन के इंपोर्टर्स हैं, उनका अलग बिजनेस है, मेरा अलग बिजनेस है। तो फैन मैन्युफैक्चरिंग वाला फैन के इंपोर्टर से जब माल उठा रहा है तो वो इंपोर्टर इसको कितना तंग कर रहा है, इसका सप्लायर इसके साथ कितना अच्छा है या कितना बुरा। बात समझ आई? कस्टमर्स के पास बार्गेनिंग पावर है या नहीं है? कस्टमर्स के पास बहुत बार्गेनिंग पावर है। एक जगह पे जाते हैं, एक सड़क पे लाइन से 10-12 दुकानें होती हैं, वो मार्केट फिरते हैं और फिरने के बाद जो सबसे कम पैसों में सबसे अच्छा पंखा, जिसके पर सबसे ज्यादा बड़े होते हैं और जिसकी वारंटी सबसे ज्यादा होती है, कई दफा तो 200 रुपए के फर्क से एक दुकानदार कहता है 3 साल की वारंटी ले लो, दूसरा कहता है 5 साल की वारंटी ले लो, तो आप 200 रुपए ऊपर खर्च करके 5 साल की वारंटी ले लेते हैं। और सम टाइम आप उस 5 साल वाले को कहते हैं कि तुम्हारे साथ की दुकान वाला बंदा जो है वो थोड़ी वारंटी कम दे रहा है लेकिन पैसे भी कम दे रहा है, तुम अगर पैसे कम कर लो मुझे तुम पे कोई मसला नहीं है। तो कस्टमर फिरता है, रिसर्च करता है, कम से कम पैसों में अच्छी से अच्छी चीज उठाना चाहता है। इसका मतलब है कस्टमर इस वक्त किंग है, उसके पास बहुत ज्यादा बार्गेनिंग पावर है। वो जो मर्जी, वो अपनी पसंद की चीज मांगेगा, अपनी पसंद के रेट पे मांगेगा। तो सप्लायर और कस्टमर्स, कस्टमर के पास बार्गेनिंग पावर नहीं है, ये खतरनाक बात हो गई। सप्लायर के पास नहीं है, ये अच्छी बात हो गई। कंपटीशन ज्यादा है, ये बुरी बात हो गई। तो इसका मतलब ये है कि कुछ बातें इसमें से फेवरेबल होंगी, कुछ बातें अनफेवरेबल होंगी, और आपने उसकी बेस पे डिसाइड करना है कि चीजें किस तरह से। एंट्री बैरियर, पंखे के बिजनेस में एंट्री बैरियर ना होने के बराबर। आप एक कमरा किराए पे लें और बस चीजें इंपोर्टर से पकड़ के उनको असेंबल करके देना शुरू कर दें। कोई बहुत ज्यादा लंबे चौड़े लाइसेंसेस नहीं लेने, कोई बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा कैपिटल इन्वॉल्व नहीं है, कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेक्निकल कंपिटेंस वाली बहुत महंगी टीम नहीं चाहिए। एंट्री बैरियर्स क्या होते हैं किसी भी बिजनेस में? क्या क्या होते हैं एंट्री बैरियर्स? उसके लाइसेंसेस की रिक्वायरमेंट, उसके स्टार्ट करने के जो खर्चे वगैरह हैं जी, लीगल रिक्वायरमेंट्स वगैरह उस बिजनेस की, नंबर ऑफ सप्लायर, कह सकते हैं कि ऑलरेडी मार्केट के क्या हालात है, और रॉ मटेरियल, समटाइम उस इंडस्ट्री से बाहर निकलने की कॉस्ट भी। आप एक काम शुरू करते हुए सोचते हैं कि एंड पे इसको मुझे डिसमेंटल भी तो बनी करना है। गालबन आइए 16 की बातें याद होंगी, जिसमें हम उसका एंड पे जो उसको समेटने का खर्चा है वो भी कैपिटलाइज कर रहे होते हैं, क्योंकि दैट इज पार्ट ऑफ द डील। आप भाग नहीं सकते उससे इतने आराम से। ओवरऑल लेबर कॉस्ट, ओवरऑल उस सेक्टर में कैपेक्स कितनी रिक्वायरमेंट है, थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट। पंखे के बिजनेस में आ रहे हैं, पंखे के क्या क्या सब्सटीट्यूट हो सकते हैं? एसी बहुत महंगा सब्सटीट्यूट निकाला आपने। थोड़ा सा दरमियान में आए ना, एयर कूलर वगैरह, वो नई तरह की जो स्मार्ट से फैन आ रहे हैं, पेडेस्टल जो कि बड़े लाइट वेट से, जो बहुत ज्यादा वजन नहीं करते, वॉल फैन, ये ब्रैकेट फैन जो दीवार में लगे हुए हैं, ओवरऑल जनरल कूलिंग भी करवा सकते हैं थोड़ा सा प्लानिंग करके। तो यानी कि पंखा एक ऐसी चीज नहीं है कि आप कहें मैं पंखे में आ गया हूं तो बस अगले 40, 50, 100 साल तक इस बिजनेस को कोई सवाल नहीं है। इसके सब्सटीट्यूट का दरमियाने लेवल का खतरा है, बहुत ज्यादा भी नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है। तो कुछ बातें प्लस हुई, कुछ माइनस हुई। कार्बोनेटेड ड्रिंक में आते हैं, राइवलरी बहुत ही कम है, गिनती के 2-3 बड़े प्लेयर्स। ठीक है, राइवलरी से मुराद ये नहीं कि वो आपस में लड़ कितना रहे हैं,
मैं एफर्ट कर अच्छी वर्किंग करूं तो मैं मार्केट का 10 से 15% तक पहुंच सकता हूं, जो पंखे के अंदर तो मैं 10 साल तक नहीं पहुंच सकता था। जब प्लेयर्स कम है तो इसका मतलब है मार्केट में गुंजाइश है। तो राइवलरी कम है, 2-3 प्लेयर्स हैं, उनका आपस में वॉर है, और मेरे पास एक नई कंपनी के पास मार्जिन है कि मैं थोड़ा सा एंटर हो सकता हूं। अभी अपनी कैपेबिलिटीज की बात नहीं हो रही, इस वक्त बात हो रही है इंडस्ट्री कैसी है। राइवलरी का मतलब कंपटीशन है, ये तो मोर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, ये फ्री मार्केट वाला कंपटीशन। हाँ, फ्री मार्केट वाला कंपटीशन, जब फ्री मार्केट वाला कंपटीशन है वो हर बिजनेस को अफेक्ट करता है। बिजनेस को क्वालिटी भी बेहतर करनी पड़ती है, प्राइस का भी। ये 2-3 ही आपस में मिलके कहते हैं कि भाई हम सब सेम रेट रखेंगे। अब कस्टमर ने पेप्सी नहीं तो कोक तो पीनी है। तो अल्टीमेटली ऐसी जगह पे वो इतना वो नहीं है, मुश्किल नहीं है बिजनेस के लिए सरवाइव करना, बजाय उसके कि वहां के जहां साथ वाला दुकानदार 200 रुपए कम पे आपका कस्टमर तोड़ के चला गया। तो जहां इस तरह का गंदा कंपटीशन होगा, बहुत ज्यादा सप्लायर्स होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, तो वो बिजनेस अच्छा नहीं है। लेकिन जहां सप्लायर मुनासिब हो या जहां राइवलरी कम हो, वो थोड़ा पॉजिटिव है, इस एनालिसिस के मुताबिक पॉजिटिव है। राइवलरी यहाँ पे भी पॉजिटिव है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के बाद में। लेकिन स्टार्ट में मैंने जैसे देखा कि तो गोरमे का था, हम वो फारे हो गए। गुर में मिजान वाले एंटर हुए, डबल कोला वाले एक जमाने में एंटर हुए थे, आरसी एंटर हुए, सब आहिस्ता आहिस्ता फारिग हो गए। वो सिर्फ ये वजह नहीं है ना, वो फिर चैप्टर 8 बताएगा कि उनकी क्या वो वैल्यूज हैं जो वो दे रहे हैं जो बाकी नहीं दे पा रहे। राइवलरी तो है भी नहीं, वो एक ही प्राइस पे चल रहे होते हैं, कोई नए एंट्रेंट आए दोनों प्राइस नीचे कर। तो कहने का मतलब है जब उस तरह की राइवलरी नहीं है, राइवलरी बिजनेस को तकलीफ देती है, कस्टमर को तो फायदा देती है। आप इस वक्त कस्टमर थोड़ी हैं, इस वक्त आप क्या है, बिजनेस। तो राइवलरी कम है और वो मिलजुल के प्यार मोहब्बत में एक दूसरे के साथ मिल के बांट के चल रहे हैं, तो आप भी चले जाएंगे, आप भी उसी प्लेट में जाके खाना शुरू कर देंगे। बार्गेनिंग पावर सप्लायर के पास है या नहीं? कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के सप्लायर कौन है? नहीं, ये तो कार्बोनेटेड ड्रिंक की इंडस्ट्री की जो कंपनियां हैं उनके सप्लायर कौन है? वो खुद ही बना रहे हैं। क्या वो बोतलें खुद बनाते हैं? बोतलें कहीं ना कहीं से लेते होंगे। क्या उनका जितने इंग्रेडिएंट्स हैं वो उन्होंने खुद ही ग्रो किए हैं? इसका मतलब है वो जब बोतल बना रहे हैं तो उसकी कुछ चीजें कहीं से तो लेते होंगे। अब चूंकि हमें उस इंडस्ट्री का बहुत ज्यादा नहीं पता, तो इसलिए हम ये नहीं तय कर पा रहे कि सप्लायर के पास बार्गेनिंग पावर है या नहीं। अब मैं चंद आपको फैक्टर्स फॉर एग्जांपल बताऊं। अगर मैं आपसे कहूं कि जी शीशे की खास तरह की बोतल बनाने का लाइसेंस पूरे पाकिस्तान में आईकेएफ ने सिर्फ आईकेएफ कह रहा हूं, गवर्नमेंट ने सिर्फ एक कंपनी को दिया हुआ है, और वही एक कंपनी अपनी पसंद से चीज बनाती है और रेट तय करती है, और सारी कंपनियां मजबूर होंगी उसी रेट पे बोतल खरीदने पे। आ गई बार्गेनिंग पावर सप्लायर के पास। अगर मैं कहूं कि बॉटल्स में एक खास किस्म की गैस जो कि सेहत के लिए उतनी खतरनाक नहीं है जो कि इन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में 3 लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो भी बार्गेनिंग पावर है। लेकिन मैं कहूं कि हर गली मोहल्ले में वो छोटे छोटे कारखाने लगे हुए हैं और हर कोई शीशे की बोतलें बना सकता है, और बड़े शीशे की बोतलें बनाने वाले दर्जनों लोग हैं और वो बड़े मुनासिब रेट पे चीज बना देते हैं, तो फिर बार्गेनिंग पावर नहीं है सप्लायर के पास। तो ऐसा बिजनेस सेगमेंट जिसमें हमें नहीं पता, वो फिर हमें सवाल में इंफॉर्मेशन देंगे। याद है सवाल केस स्टडी की कैसे कैसे होते हैं? एक सवाल आपको 2-3 सिनेरियो दे दिए, उन्होंने कहा अल्फा एक कंपनी है, उस कंपनी को ये चैलेंज है कि उसके कस्टमर जो है वो 4-4 दुकानें फिर के अपनी पसंद का रेट लेते हैं, क्वालिटी इस तरह से देखते हैं, कस्टमर बहुत सियाना है, वो पैसे खर्चना चाहता है वगैरह वगैरह। बताओ पोर्टर 5 फोर्सेज में से कौन से एलिमेंट का मसला है? तो आप कहेंगे बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर, हेडिंग देंगे और उसके नीचे उसमें से जो 3-4 फीचर बताए उन्होंने वो उठा के उसके नीचे लिख देंगे। याद हमने कहा था जो डिफरेंट तरह के सवाल है, उस वक्त तक हमने मॉडल को ही नहीं पढ़ा हुआ था। बुलेट्स में लिख दें, पैराग्राफ में लिख दें, आपकी मर्जी है। बुलेट्स में लिखने से आप सेफ रहते हैं, आप छोटे छोटे से सेंटेंसेस में अपनी बात पूरी कर देते हैं बगैर अपनी ग्रामर की गलतियां उनके सामने एक्सपोज हुए। तो और एक सवाल क्या था, एक बड़ा सा सिनेरियो आ जाए और कहें इस सिनेरियो में पोर्टर की 5 फोर्सेज निकालो, तो आप 5 हेडिंग्स दे दें। जहां उन्होंने मुकाबले का जिक्र किया और राइवलरी में वाला जुमला लिख दिया, जहां उन्होंने सप्लायर की मुश्किलात का जिक्र किया और बार्गेनिंग पावर में लिख दिया। तो अगेन थोड़ी सी प्रैक्टिस करने से चीज मैच्योर होगी। हम इस एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं।
सप्लायर की बार्गेनिंग पावर हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, अगर तो सप्लायर तगड़े हैं तो ज्यादा है और नहीं तगड़े तो ज्यादा नहीं है। कस्टमर के पास बार्गेनिंग पावर कितनी है? अब यहाँ अलग अलग ख्याल आता है। कुछ कस्टमर होते हैं दीवाने, वो कहते हैं कि पेप्सी नहीं मिली तो मैंने तो नहीं पीनी नहीं है, और कुछ कहते हैं अच्छा पेप्सी नहीं मिली, अच्छा कोक ले आओ, पीनी ड्रिंक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ कस्टमर जो है वो कुछ कुछ बार्गेनिंग पावर रखता है, लेकिन इतनी नहीं रखता कि कंपनियां बेचारी जो है ना वो परेशान हो जाएं कि सारे कस्टमर इकट्ठे होकर कहें कि लो जी कल से पेप्सी कोक की मसनूआत का बाइकॉट हम कर रहे हैं, ताकि जो है ना इनको अकल आ जाए और ये अपने रेट कम कर दें। कस्टमर इतना बिखरा हुआ है कि ये वाला काम नहीं होने वाला, और उसके बाद भी लोगों को लगता है कि बोतल नहीं पी तो गुजारा नहीं होगा। तो यहां कस्टमर को उतनी शानदार बार्गेनिंग पावर उसके हाथ में नहीं है, लेकिन समहाउ दरमियानी सी बार्गेनिंग पावर है कि अगर आप थोड़े बहुत रेट ऊपर नीचे करते हैं तो उसको फौरन एक सब्स्टिट्यूट मिल जाता है, तो वो शिफ्ट जरूर हो जाता है। इसीलिए बड़े ध्यान से ये मिलती जुलती प्राइसेस रख के चलते हैं। जो कोक की प्राइस चल रही होगी वही पेप्सी की प्राइस चल रही होगी। मार्केटिंग में एज ले जाएंगे, मार्केटिंग में साबित कर देंगे कि जी हमारी प्राइस कम है। तो रमजान आया फॉर एग्जांपल, दोनों ने 5-5 रुपए कम कर दी प्राइस। अब एक ने खुल्लम खुल्ला नहीं बताया और दूसरे ने आके कह दिया जी किसने कहा था 5 रुपए कम कर दो, तो जनाब आवाम धड़ाधड़ उसकी तरफ जाना शुरू हो जाएगी, इनकी प्राइस कम हो गई। हालांकि प्राइस तकरीबन एट एनी गिवन टाइम आप देखेंगे आपको दोनों बोतलों की प्राइसें सेम मिलेंगी, क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। इतनी बड़ी मार्केट है कि 1 रुपए का फर्क भी मैटर करता है। मैस पब्लिक है ना। हाँ, जालमा कोका कोला पिला दे और फिर वो जालमा जो है वो कोका कोला ही पिलाने के चक्कर में जो है ना रुल जाए। 1 महीने में 1 अरब बोतलें पी जाती हैं पाकिस्तान में, इतनी बड़ी मार्केट है। औसतन 1 महीने में 1 अरब बोतल पी जाती है। तो अब इतनी बड़ी मार्केट के अंदर 2-2, 3-3 रुपए के डिफरेंस भी बड़ा मैटर करते हैं। खैर वापस आते हैं, एंट्री बैरियर्स। क्यों नहीं मैंने कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का काम शुरू किया? 10 करोड़ तो बेचारे कुछ नहीं बेचते उसके आगे। प्लांट लगाना है, लाइसेंसेस लेने हैं, उसके क्वालिटी के मैयर्स वो करने हैं, क्वालिटी एश्योरेंस का डिपार्टमेंट पूरा बनाना है, लैब अप्रूवल्स, पानी इस तरह का हो, वो इस तरह का हो, ये वाली चीज़ ऐसे हो, हेल्थ वाले आ जाएंगे, गवर्नमेंट के कुछ 15 तरह के डिपार्टमेंट आ जाएंगे। इतने ज़्यादा एंट्री बैरियर्स, इस वक्त मुझे दुख होगा, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है। एंट्री बैरियर है ना, बहुत अच्छी बात है। मैं घुस जाऊं 4-5 साल तक नया प्लेयर नहीं आएगा, वरना मैं पंखे बनाने वाला काम आज शुरू करूं कल और अपनी फैमिली में बैठ के बताऊंगी जी अल्लाह का शुक्र है पंखों वाला काम शुरू किया, बड़ी बचत है। उसने कहा अच्छा कहाँ करते हो जी? वो फलाना जगह। पता लगे साथ वाला घर किराए पे वही रिश्तेदार ले ले, वो भी अपना काम शुरू कर दे। मतलब ये ऐसा है कि कोई भी कभी भी एंटर हो जाए ना, तो ये बिजनेस मजा नहीं देता कि आपने आके मार्केट डेवलप की, मेहनत की, और अचानक से कोई आके थोड़े से ज्यादा शशके मशके दिखा के और आपकी चीज छीन के चला गया। तो जहां एंट्री बैरियर ज्यादा है वहां शुरू में दिक्कत है, लेकिन आगे आप एंजॉय करेंगे 4-5 साल तक। तो एंट्री बैरियर पसंद होता है लोगों को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर उनके पास खुला पैसा हो तो वो इंटरनल एनालिसिस में जो है ना पैसा भी तो खुला होना चाहिए जी। ठीक है जी। अब अगेन वही बात है कि आप ये देख रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक स्पेस कहाँ है। अब भाई ने ये देखा कि लाहौर पे बहुत काम कर रहा है पेप्सी कोक वाले, कराची पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, फलाना इस तरह से। तो इन्होंने देखा कि कुछ ऐसे गांव हैं जहाँ पे वो लस्सी पी जा रही है और वहाँ पे भी पेप्सी कोक नहीं पहुँचे, और वहाँ के लोग अभी भी बिला वजह सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश रखते हैं। तो वहाँ ये कारोबारी अपनी सोच के साथ जाके उन लोगों में कंपेन चला के उनको पेप्सी और कोक के फजाइल बयान करके उनको लस्सी से छुड़वा के उस बिजनेस पे लगा सकते हैं। दिस इज द गैप जो इन्हें नजर आ रहा है। तो ये फिर वो अलग टॉपिक है। एक ये है कि बिजनेस कैसे, और एक ये है कि फिर आपने बिजनेस में खेलना है तो आपने गैप में खेलना है, टारगेट कर लेना है मार्केट को, क्योंकि आपको पता लग जाता है कि गैप में खेलना आसान होता है, वहां सबका ध्यान नहीं होता, और फिर उसके बाद जहां ध्यान होता है वहां आपको जरा एफर्ट ज्यादा करनी पड़ती है। एंट्री बैरियर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में बहुत ज्यादा हो गए। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट सोच लें कम है।
क्यों, मतलब बोतलों का आपको लगता ही नहीं कि कोई सब्स्टिट्यूट होगा कभी जिंदगी में? बहुत सारे सब्स्टिट्यूट हैं भाई, मतलब बोतल छोड़ने से मर नहीं जाते लोग। और वही बात है कि लोग जूस पे शिफ्ट हो जाते हैं और हर टाइम पे अलग अलग चल रहा होता है भाई। साल में 12 में से 1 महीना तो जामे शीरी ही बोतल की सेल तबाह कर देता है। जो 11 महीने बच गए उसके अंदर बहुत सारी तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो कि लड़ रहे हैं बोतलों से। कुछ लोगों को एनर्जी ड्रिंक्स का शौक चढ़ जाता है, वो फिर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स से साइड पे हो जाते हैं। कुछ लोग चाय इतनी पीते हैं कि उसके बाद उनके अंदर गुंजाइश ही नहीं बचती कि वो कोई बोतल भी अपनी जगह बना सके, वो नहीं कर रहे होते। फिर एक ख़ास लेवल से ज़्यादा एज जब हो जाती है तो लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं, वो पीना बंद कर देते हैं, वो अपने कुछ अल्टरनेट पे चले जाते हैं, ग्रीन टी पे चले जाते हैं या कुछ और इस तरह से करके। तो सब्स्टिट्यूट बहुत सारे हैं। अब अगेन वही वाली बात है कि मैं इस टाइम पे अपने वो कंपेटिटर्स की बात नहीं कर रहा, वो मैंने यहाँ कर लिया है। इस वक्त देखना मैं जिस इंडस्ट्री में एंटर हो रहा हूँ उसकी जो कोर चीज है, मेन चीज है, प्रोडक्ट है, उसके कोई सब्स्टिट्यूट आने के क्या खतरे हैं? इंडस्ट्री बेवरेजेस इंडस्ट्री है, लेकिन इस बेवरेजेस, अब वही बात है कि इंडस्ट्री बेवरेजेस है, लेकिन मैं उसमें कौन से सेक्टर की बात कर रहा हूँ? कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। अब समझ आया कि ये देखना क्यों जरूरी है। अब बेवरेजेस को देखें तो वो तो सारी चीजें उसमें आ गई। उस इंडस्ट्री के अंदर मैं डीप डाउन गया और मैंने कहा ये जो सॉफ्ट कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है मैं उसकी बात कर रहा हूं। फिर आप उसके हिसाब से सोचते हैं। क्लियर? एनालिसिस करने में बड़ा फायदा। अब देखिए ना, असल में वो बहुत सारे बिजनेसेस ने बहुत सारे टकरे मारने के बाद बहुत सारे कंक्लूजन निकाले, और एक थ्योरिस्ट क्या करता है, सैकड़ों एक्सपेरिमेंट करके, बहुत ज्यादा रिसर्च करके उन सारों को कुछ की पॉइंट्स में कर लेता है एडजस्ट। और एक नए बिजनेसमैन को कहता है कि बजाय इसके कि तुम टकरे मार के सीखो, एक दफा मेरा मॉडल पढ़ लो, इस मॉडल से तुम्हें एक बेस बन जाएगी। तो क्या होता है कि जब आप इस तरह के मॉडल को पढ़ते हैं तो आपको बिजनेस शुरू करने से पहले पहले थोड़ी सी एहतियातें पता होती हैं, और आप रिसर्च करके शुरू करते हैं तो वो नॉर्मली थोड़ा सा बेहतर होता है। सीए कॉलेज की तरफ आते हैं। इसमें क्या है? इन्होंने कहा ये एग्जांपल ना दें, आप इसमें फ्लोर मिल कर लें। फ्लोर मिल कर लेते हैं, मसला ही कोई नहीं। ये एग्जांपल बीच में लाने के पीछे एक वजह है, आपने नोट किया होगा। मैं आपको एग्जांपल्स देते देते कॉलेज की एग्जांपल दे देता हूं। क्यों? आप लोगों ने आज तक जो बिजनेस सबसे ज्यादा देखा है वो सीए के कॉलेजेस है, इसलिए आपके जहन में उसकी पिक्चर फौरन से बन जाती है। अगर मैं कहूंगा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के सप्लायर, आपके दिमाग में नहीं आएंगे। मैं कहूंगा सीए के कॉलेज में सप्लायर कौन है, फौरन से दिमाग चलता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि मैंने सीए के कॉलेज से शुरू किया है, मैंने पहले 2 इंडस्ट्री के एग्जांपल दिए हैं, तीसरी इसलिए रखी है कि थोड़ा सा वो सेंस हमारे करंट जो इन्वायरमेंट है उससे रिलेट कर जाती है। लेकिन फ्लोर मिल की बात कर लेते हैं, टाइम तो हमारे पास बहुत होता है। अमाम जो है वो मुखालिफ हो गए। चलें एक काम कर लेते हैं ना, अभी इनकी सीए कॉलेज वाली बात सुन लेते हैं, लेक्चर खत्म होने पे मैं फ्लोर वाली बात कर लूंगा, जो उठ के जाना चाहेंगे वो चले जाएंगे। ठीक है? अब ये अब भाई ने जो है ना वो परेशान कर रहे। चलें सीए कॉलेज, रेवलरी अच्छी खासी है। क्या उतनी अच्छी खासी है जितनी पंखों में है? क्या उतनी कम है जितनी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में? नहीं, दरमियानी सी है। 6, 7, 7, 8। उसमें भी फिर स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स बने हुए हैं कि हाँ भाई ये ऊपर के 2-3 हैं, ये दरमियान के हैं, ये नीचे वाली कैटेगरी है, ये हैं जो सिर्फ पीआरसी पे फोकस करते हैं, ये हैं जो सिर्फ कैफ पे फोकस करते हैं, ये हैं जो सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं, ये हैं जो सिर्फ कमाते हैं। तो अलग अलग तरह से अलग अलग जगह पे सेगमेंट्स बने हुए हैं, तो स्टैटिक स्पेस नजर आ जाती है कि कहाँ है, किस तरह से है। रेवलरी दरमियाने लेवल पे है। मैं काम करता हूँ, मैंने कुछ यहाँ पे फिगर्स पहले से लिखी हुई हैं, रफली आपके सामने आ जाएं ताकि एनालिसिस करते हुए हम इस तरह से हर चीज़ के आगे हाई, लो, क्रॉस, टेक इस तरह से कवर करते जाते हैं। हमने कहा 6 से 7 कॉलेजेस हैं मीडियम लेवल पे। सप्लायर के पास बार्गेनिंग पावर बहुत हाई है। इस वक्त कॉलेजेस बुरी तरह से फंसे हुए हैं सप्लायर की बार्गेनिंग पावर की वजह से। असल में सारे सप्लायर शरीफ नहीं होते। आप लोगों ने अभी तक जरा ज़्यादा शरीफ से सप्लायर देखे,
ठीक है। ज़्यादातर वो लोग जो कि अच्छे कॉम्पिटेंट होते हैं, जिनको अच्छा आता है बताना, तो वो अपनी उस वर्थ को कहते हैं कि ठीक है जी ये हमारी वर्थ है, हम इस चीज़ की अच्छे पैसे लेंगे। तो सप्लायर के पास यहाँ बार्गेनिंग पावर बहुत ज़्यादा है। तो आप ये देखें कि अक्सर इसी तरह से हो रहा होता है कि हर 2-3 साल बाद जो है वो इधर से टीचर उधर, उधर से टीचर उधर, इस तरह से करके ये मूवमेंट चल रही होती है, क्योंकि हर कॉलेज को पता है कि ठीक है अगर हमने चलना है तो हमें सप्लायर चाहिए, और सप्लायर महंगे हैं। लेकिन उन्हें ये पता है कि सप्लायर आएगा तो वो जितने महंगे हैं वो उतने बच्चे ले आएंगे। उन बच्चों को चलो हम कुछ और कोर्सेज पढ़ा देंगे, कुछ और जगह से अपना प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो सप्लायर के पास बड़ी हाई बार्गेनिंग पावर है। अच्छा जी, कस्टमर्स की बार्गेनिंग पावर कैसी है? कस्टमर की बार्गेनिंग पावर कुछ जगह अच्छी है, कुछ जगह हल्की है। हम कह सकते हैं कि दरमियानी सी बार्गेनिंग पावर है, यानी कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वो जाएंगे, वो कहेंगे जी उस कॉलेज में शीशे लगे हुए हैं, इस कॉलेज में शीशे नहीं लगे हुए, इधर की दीवार पे अभी तक पेंट नहीं हुआ, दूसरे कॉलेज में दीवार पे अभी तक पेंट है। तो हम कहेंगे ठीक है आप भाई दीवार पे पेंट है और तुम्हें ना पेंट करें तो फायदा क्या? तो मतलब हमने अभी पहले कोर स्किल पे काम किया कि हम कुछ चीज़ अच्छी बेचें, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम करेंगे, जो कि जाहिर है वो इंटरनल एनालिसिस में हम पढ़ रहे होंगे। तो दरमियानी सी पावर है, कुछ केसेस में ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में बहरहाल मार्केट का बिहेवियर ये है कि आप कहीं ना कहीं किसी खास टीचर से पढ़ने की शदीद ख्वाहिश रखते हैं। बदलते भी नहीं है ना बच्चे, जहन में होता है कि नहीं इस टीचर से मैं मुतमईन हूं तो अगली दफ़ा इसी टीचर का कोई और सब्जेक्ट पढ़ूंगा, तो फिर ज़बरदस्त। एंट्री बैरियर्स हैं, उतने ज़्यादा नहीं है जितने पेप्सी कोक को हैं, इतने कम नहीं है जितने फैन को हैं। मतलब आपको इंफ्रास्ट्रक्चर वो सारी चीज़ें चाहिए। अब तक इसमें 2 करोड़ प्लस के एसेट्स हो चुके हुए हैं, और अभी भी ये बिल्डिंग का पेट नहीं भरा, ये कह रही है डू मोर, इस पर मजीद वो होगा। तो इसका स्टार्टिंग कॉस्ट भी ज़्यादा है। सिर्फ मैं मानता हूँ कि कैपेक्स कुछ नहीं है एक इंस्टीट्यूट में, जो उसके रनिंग खर्चे होते हैं। मतलब एक सेशन में अगर बिजली, जनरेटर और कैंपस फुल थ्रॉटल पे चल रहा हो तो सिर्फ बिजली और जनरेटर का खर्चा आपका 90 लाख से 1 करोड़ के दरमियान हो जाएगा। किराए इस सड़क पे 10-10 लाख हैं। ये किसी को जी मंथली, ये 6 महीने की नहीं बात हो रही। तो बच्चों को ये नजर आता है कितने बच्चे बैठे, मल्टीप्लाई कर लो, ये नहीं नजर आता कि खर्चे कितने हैं। तो कहने का मतलब है कि इसमें एंट्री बैरियर्स कैपेक्स के हवाले से भी हैं, ऑपरेशंस के हिसाब से भी हैं, और उसके बाद खुदा ना खास्ता कुछ बचने वाला होगा तो टीचर, तो बिजली भरी, जनरेटर भरा, टीचर भरा, और उसके बाद सोचा कि क्यों है, कुछ नहीं बचा। एक चीज बची, जो सब्जेक्ट खुद पढ़ाए, बस वही बचाता है। फाइनल में भी वही होती थी, अभी भी वही है, लेकिन अगेन विजन अचीव हो जाता है। आप एक कम्युनिटी को सर्व कर देते हैं एक अच्छी फैकल्टी कम्बिनेशन से। जी, कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट सीए के अंदर फिलहाल बड़े अरसे तक थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट नहीं है। एक टाइम था एसीसी ने आके परेशान किया था, आईकेएप ने उनका एंट्री रूट बंद कर दिया। तो सीए नाम की प्रोडक्ट, अब मैं ये नहीं कह रहा इस वाले कॉलेज का सीए या उस वाले कॉलेज का सीए नाम की प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट अभी इतने आसान नहीं है। यानी पाकिस्तान में आज भी एफएससी करके एक बच्चा अगर सोचता है कि मैं मेहनत करूं तो मैं क्या ऐसा करूं जिसमें कम पैसे लगें और मैं अपने खानदान का जो सोशल क्लास है वो बेहतर करूं, तो सीए इज द ओनली ऑप्शन। आपको जितना मर्जी नफरत हो आईकेएप से, यूनिवर्सिटियों में जितने लाखों पैसे देने के बाद भी आप जितने थके हुए रिसोर्स के तौर पे बनते हैं, ये आपको बहुत पावरफुल रिसोर्स बनाते हैं और बड़ी कम कॉस्ट में बनाते हैं। इस वक्त एजुकेशन सबसे सस्ती तकरीबन सीए में रह गई है, बाकी बहुत महंगी हो गई है। स्कूल गोइंग बच्चे जो है वो उसकी अच्छी खासी फीस होती है। मैंने 1.5 साल पहले एलजीएस की फीस पता की थी, 37,000 थी। 1.5 साल पहले प्ले ग्रुप की। तो इस वक्त 50 पे टपी हुई होगी। हाँ, वो मेरे घर के पास एक शेफात स्कूल है, $800 पर मंथ लेते हैं, पैसे लेते ही डॉलर में। उन्हें पता है डॉलर ने तो बढ़ना है। अब $800 का जरा आप हिसाब लगाए, 2.5 लाख रुपए एक महीने की फीस। 6,000 बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, 6,000 बच्चे पढ़ते हैं वहां। तो ठीक है, जब उन्हें पता है कि लोग आ रहे हैं तो बिजनेस बिहेव लाइक दैट। तो थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट ना होने के बराबर है। फिलहाल सीए को शुरू करके आपको ये टेंशन नहीं होगी कि कल को इसके मुकाबले वाली प्रोडक्ट्स आ गई तो अचानक से मार्केट में छा गई तो क्या होगा। आ भी गई तो आहिस्ता 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 उनको टाइम लगते लगते आपने 7-8 साल निकाल लेने हैं। तो इस सब में क्या करना चाहिए? वो करना चाहिए जिसमें इंटरनल एनालिसिस बेहतर हो।
एक्सटर्नल समझ आ गया, इंटरनल हम किसी और चैप्टर में पढ़े होंगे। अब जरा इसको मैं आपको डायग्राम पे बताता हूँ। मैंने क्या किया है, इसको एक डायग्राम पे, एक बड़ी प्यारी डायग्राम मुझे जीटी जो जी है एक बुक थी गोइंग थ्रू गाइड, वहां पे बड़ी प्यारी डायग्राम नजर आई, मैंने वहां से चोरी कर ली। गोइंग थ्रू गाइड्स हुआ करती थी एसीसीए में कुछ, तो मुझे उधर एक बड़ी अच्छी डायग्राम नजर आई, मैंने वहां से चोरी कर ली। फिर उनके जो पाकिस्तान में लोकल पार्टनर्स थे उनसे इजाजत ले ली, जब इजाजत मिल गई तो मैंने अपनी किताब में डाल ली। उससे पहले मैं सिर्फ क्लास में दिखाता था, अब मैंने किताब में भी डाली हुई है इजाजत के बाद। इसमें इन्होंने पांचों फैक्टर्स को एक जगह पे दिखाया है, तो आपको अलग अलग से याद नहीं रखना पड़ता है, आपके जहन में मैप आ जाता है। सेंट्रल फैक्टर है राइवलरी, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, थ्रेट ऑफ न्यू सब्स्टिट्यूट, बार्गेनिंग पावर बायर्स की और बार्गेनिंग पावर सप्लायर की। राइवलरी, राइवलरी ग्रेट कब होगी, जब राइवल्स सिमिलर साइज के होंगे, जब मार्केट में ग्रोथ स्लो होगी, अगर बहुत ज्यादा मार्केट में एकदम से तेजी से डायनामिकली नहीं फैल रही और वही मार्केट और आहिस्ता आहिस्ता चल रही है तो वही राइवल्स खेल रहे हैं। फिक्स कॉस्ट अगर ज्यादा हो, प्राइस वॉर्स हो, ये क्या होती हैं, एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हो कि उसने प्राइस कम कर दी उसने भी कम कर दी, तो इस तरह से। लैक ऑफ डिफरेंशिएशन, सब मिलती जुलती चीज बेच रहे हो, अगर किसी के पास मुनफरिद चीज है फिर तो मसला ही हल हो गया। हाई एग्जिट बैरियर, जब एग्जिट बैरियर हाई है तो बड़े अरसे तक वो अपने दुकान बंद करते करते भी कोशिश करेंगे नहीं यार हम हल्का फुल्का तकलीफ तो दें, तो बैरियर्स, ये राइवलरी कब हाई होगी, वहां हमने देखा जी। ठीक है जी, अगेन राइवल्स सिमिलर साइज के, हमें गिनती के एक दो राइवल मिल रहे हैं, मार्केट में स्लो ग्रोथ है, बिल्कुल सही कहा, फिक्स कॉस्ट भी, प्राइस वॉर्स उस तरह से नहीं है, एक दूसरे की कार्ट में प्राइसेस, अगर ये लड़ रहे होते ना तो आज 11 रुपए की बोतल मिल रही होती। जितने बड़े जिन हैं ये एक दूसरे से वॉर करते करते अपनी क्वालिटी अपनी कॉस्ट को कम करते करते, तो इनमें कोई प्राइस वॉर्स नहीं है उस तरह से, तो ये वाला फीचर यहाँ पे नहीं हो रहा। तो पॉइंट इसके मल्टीपल चीजें हैं जिनको हमने मिला के, इन्होंने 3:30 का अलार्म लगाया हुआ था कि जैसे 3:30 बजे ना, बच गए होंगे अब तक तो 3:30, तब हमारे पास सिर्फ 15-20 मिनट का मार्जिन रह गया पढ़ने का, है ना। 3:30 आपकी कोई और क्लास तो नहीं, ऑडिट का टेस्ट है। चलिए मैं उन्हें बता दूंगा कि कुछ बच्चे अगर 10 मिनट लेट आए तो आपने उनको 10 मिनट लेट तक टेस्ट देने की ऑप्शन दे। अच्छा जी, ये बातें समझ आई कि जहां पे इसमें एक की पॉइंट जो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, मोर नंबर ऑफ सप्लायर्स या मोर नंबर ऑफ कंपेटिटर्स, उससे जरा थोड़ा सा और ज्यादा एलेबोरेटिव हो जाएगा। न्यू एंट्रेंट का खौफ, यानी कि बैरियर्स टू एंट्री, बैरियर्स टू एंट्री, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, वो वाला बिजनेस जिसमें जब तक आप बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे नहीं चलेंगे तब तक आपका काम नहीं बनेगा, वहां इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, ये बहुत बड़ा एंट्री बैरियर है। यानी आप कहेंगे मैं आके अगर 100 चीजें बनाऊंगा तो मैं रुल जाऊंगा, अगर मैं 1.5 लाख चीजें बनाऊंगा तो ही मुझे फायदा है, तो 1.5 लाख तक पहुंचते पहुंचते आप तबाह हो चुके होंगे। अदर कॉस्ट एडवांटेजेस, कैपिटल की रिक्वायरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन की एक्सेस, डिफरेंट पेटेंट्स लाइसेंसेस वगैरह, गवर्नमेंट की पॉलिसी, एग्जिस्टिंग फर्म्स का रिएक्शन नए आने वाले के साथ वो क्या करते हैं, ये सारे एंट्री बैरियर्स होते हैं जो आपको किसी जगह एंटर होने से रोक रहे होते हैं। सर एक बिजनेस में कम मार्जिन के ऊपर 100 चीजें बेचने से ज्यादा मार्जिन में 2 चीजें बेचना प्रेफरेबल नहीं होता? जी बिल्कुल ऐसे ही है, हर तरफ अलग अलग तरह की सोच हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि आपके कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं। इंडस्ट्री हमें समझ आ गई, हो सकता है उस इंडस्ट्री में उतर के हम एक नीश पे काम करें, जैसे हमने बात की थी ना कि हम क्या स्ट्रेटेजी अपनी रखें। तो इस वक्त जो हम मॉडल पढ़ रहे हैं वो मॉडल बताता है कि कौन सी मार्केट कौन सी इंडस्ट्री लुक्रेटिव है जहां हमें एंटर हो जाना चाहिए। तो इंडस्ट्री में एंटर होने के डिसीजंस के ये 5 वेरिएबल्स हैं। फिर इंडस्ट्री में एंटर होने के बाद अपने आप को बाकियों से कैसे डिफरेंशिएटेड रखना है वो चैप्टर 8 हमें बताएगा कि हम अपने इंटरनली अपनी कंपेटेंस अपने रिसोर्सेज उसके ऊपर क्या काम कर सकते हैं। ये बात समझ आ रही है। थ्रेट ऑफ न्यू सब्स्टिट्यूट, क्या कोई नया सब्स्टिट्यूट का थ्रेट है, और अगर है तो कैन वी फाइंड न्यू मार्केट फॉर आवर प्रोडक्ट्स, किस हद तक खतरा है, क्या इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं डिफरेंशिएशन से या लो कॉस्ट से, कि हम कहेंगे जी हमारी मतलब पंखे के बिजनेस में अचानक से कुछ और तरह के इस तरह के वो ब्लोअर्स वगैरह आ गए, अब पता लगा वो 8,000 के और पंखा 6,500 का है, तो हो सकता है मैं पंखे को कॉस्ट कम करके किसी तरह 5,000 पे ले जाऊं, तो फिर पंखे के बिजनेस को मसला ना हो उस ब्लोअर से जो दीवार पे लगा हुआ हल्की हल्की सी हवा दे रहा है। क्या मैं कोई डिफरेंशिएशन कर सकता हूं, क्या मैं कम आवाज वाले पंखे बना सकता हूं, परफ्यूम वाला पंखा बना दिया,
कि एक पंखा है जो चल रहा है और हर आधे घंटे बाद हल्का सा स्प्रे ऊपर की तरफ करते हैं और धीमी धीमी सी खुशबू हर वक्त कमरे में रहती है, और सुबह सबको जुकाम हुआ होता है। ठीक है, हर तरह की चीज चल रही है। जब ग्लोव्स में ये जो सेंटर में लगे हुए होते हैं लाइट के, उसके अंदर जब म्यूजिक आ गया तो सब कुछ पॉसिबल है। जब हीटर की जगह पंखा आ गया गर्म हवा देने वाला, तो वो नहीं लेगा, लेकिन ज्यादातर को एलर्जी नहीं होगी, वो ले लेंगे। उसको ऑफ करने का फंक्शन रख दे। हम उनसे कहेंगे जी आप एक महंगा पंखा लें जिसमें परफ्यूम छिड़कने की ऑप्शन है, और उस ऑप्शन को ऑफ रखें। क्यों? कि उस कमरे में अगर कभी कुछ ऐसे लोग हों जिनको परफ्यूम चाहिए तो आप उस ऑप्शन को ऑन तो कर सकें। जैसे कम्बो में ही ऑन करने वाली ऑप्शन है कि आप ऑन कर सकते हैं ऑनलाइन वाला विंग जब दिल करे। ये इस वक्त जरूरी था क्योंकि मुझे पता है कि रमजान में, मतलब एक तो जब हमने कह दिया कि ठीक है अब हमने क्लासें करनी है, तो कम से कम एक अल्टरनेट ऑप्शन स्विच ओवर की लो कॉस्ट पे होगे, जिसमें 2-3 हज़ार रुपए इजाफी देने से, बल्कि वो अब अगर आपने अर्ली एनरोलमेंट वाले टाइम पे कराया तो उस वक्त तो मेरे ख्याल में कोई 2,000 इजाफी बनता था, तो 2,000 इजाफी से कम आपका एक सेकंड विंग ओपन हो जाए कि अगर आप रमजान में सही से नहीं क्लास में पढ़ पाए या बीच में कुछ छुट्टियां हो गई तो कम से कम ऑनलाइन में आपको वो चीज़ सपोर्ट करे। जी जी जी, अगेन हम ये कहते हैं कि अचानक से हम पढ़ा रहे हैं, हम अकाउंटिंग पढ़ा रहे हैं लोगों को, हमारे पास टीचर्स हैं, टीचर्स बड़ी अच्छी अकाउंटिंग पढ़ाते हैं, हमारे पास टीचर्स हैं बहुत अच्छा लॉ पढ़ाते हैं, टीचर हैं बहुत अच्छा बिजनेस पढ़ाते हैं, सीए की मार्केट को सवाल आ गया, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं सीए के सब्स्टिट्यूट आ गए, तो क्या हम अपनी प्रोडक्ट्स की कोई और मार्केट ढूंढ सकते हैं? हम इन लोगों के साथ एसीसी वालों को पढ़ाना शुरू कर दें, हम इनके साथ ओए लेवल वालों को पढ़ाना शुरू कर दें, हम यहाँ पे ट्रेनिंग्स कराना शुरू कर दें, हम यहाँ पे कुछ और क्वालिफिकेशंस कराना शुरू कर दें, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के कुछ प्रोग्राम्स यहाँ पे आउटसोर्स कर लें, तो अगेन इफ देयर इज अ थ्रेट ऑफ न्यू सब्स्टिट्यूट, तो आप फिर तैयार रहते हैं कि अगर सब्स्टिट्यूट आया तो मैं अपनी प्रोडक्ट्स को और कौन कौन सी जगह पे दे सकता हूँ, उससे काफ़ी एज मिल जाता है। बात समझ आई? कहाँ पावर ज़्यादा होगी बायर्स की? जहाँ कंसंट्रेशन होगी बायर की, बायर जब ज़्यादा इकट्ठे होंगे, ज़्यादा पावर में होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास नीचे जो है वो एक बच्चा आता है और वो साइन दिखाता है, कहता है मेरे साथ 100 बच्चे हैं और सबने 4-4 पेपर पढ़ने हैं, लेकिन हमारे ये मुतालबात है। अब वो कहते हैं 400 पेपर मल्टीप्लाई बाय इतना, ओए ठीक है जी, क्या मुतालबात है? उनके मुतालबात पूरे हो जाएंगे। चेक किया, अगर आपने अपनी पावर बढ़ानी है तो आप 100 लोग लेके आए, 100 लोगों के 4-4 पेपर लेके आए, कॉलेज आपकी बात मान लेगा। जहाँ कंसंट्रेशन होती है ना, जहाँ लोग ज़्यादा इकट्ठे होते हैं, ज़्यादा तगड़े होते हैं, ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, वहाँ उनके पास पावर ज़्यादा आ जाती है। अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ सप्लाई भी एग्जिस्ट करता है, आपका कस्टमर कहीं से भी यही वाली चीज़ खरीद सकता है, तो पावर उसके पास आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ परचेज इज हाई प्रोपोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट, उसकी कॉस्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कॉस्ट ऑफ परचेज। इसका मतलब है कि वो बहुत सोच समझ के फैसला करेगा ये चीज़ खरीदने के बारे में। अगर वो पेंसिल खरीद रहा है तो इस पर उतना ज़्यादा नहीं सोचना, लेकिन अगर वो सीए का कोर्स खरीद रहा है जो कि उसके वालिद की कमाई का एक अच्छा भला पोर्शन है, तो वो अच्छी तरह से सोच के समझ के फैसला करेगा। बैकवर्ड इंटीग्रेशन का थ्रेट है, ये वर्ड मैं चाह रहा हूँ कि हम प्रॉपर एक्सप्लेन करें अगली वाली क्लास में। लो स्विचिंग कॉस्ट, उनकी स्विचिंग कॉस्ट कम है, इस पे नहीं गए उस पे गए, उस पे नहीं गए तो उस पे गए। आप हमारे पास कॉलेज में आए और हमने कहा कि जी ये चीज़ ऐसे होगी, आपने कहा जी ये तो आप जुल्म कर रहे हैं, हमने कहा फिर जो करना है कर लो, उसने फ़ौरन से स्विच किया, 200 मीटर दूर गया और एक और कॉलेज में एडमिशन ले लिया। 200 मीटर ज़रा ज़्यादा फासले पे बनता है, मैंने ना पूरा हिसाब किताब लगा के आपको वो पुरानी जगह पे छोड़ के आया हूँ। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि उसकी स्विचिंग कॉस्ट आसान है। एक बच्चा किसी तरह से दिन में चिंची पे बैठ के कोई ना कोई बस सवारी वगैरह वाली पकड़ के और पहुंचा एक ऐसी जगह जहां से फौरन से निकल के किसी और कॉलेज पहुंचना आसान नहीं है। उन्होंने कहा जी ये इस तरह से 3 पेपर हैं, तुम्हारे साथ ऐसे ऐसे करेंगे। उसने कहा आप जुल्म करो, उन्होंने कहा ठीक है तुमने वो पेपर कहीं और से पढ़ने पढ़ लो। अब बच्चे को पता है कि मेरी स्विचिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, पेपर को कहीं और से पढ़ने का मतलब मेरे पास एक बाइक होनी चाहिए जिससे मैं इजीली कहीं भी फॉरेन ट्रैवल करके चला जाऊं, वो फिर मैं उसकी वो कॉस्ट भरूं, वो टाइम मैनेज करूं, तो स्विचिंग कॉस्ट उसकी ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाती है। तो स्विचिंग कॉस्ट जहाँ पे कम है लोगों की, जहाँ लोग फॉरेन से ब्रांड स्विच कर सकते हैं, तो वहाँ पे बायर के पास पावर ज़्यादा आ जाएगी। बायर हैव लो प्रॉफिट्स, बायर के जब प्रॉफिट्स कम है ना, तो फिर वो बहुत सोच समझ के ध्यान से फैसला कर रहे हैं।
बायर है फुल इन्फॉर्मेशन और बायर को इन्फॉर्मेशन भी पूरी है। आज हम किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, फेसबुक पे पोल क्रिएट करके बेवकूफ़ नहीं बना सकते, इंटरनेट पे आवाज़ लगा के बेवकूफ़ नहीं बना सकते। बच्चे को पता है सारा कुछ है, वो इंटरनेट पे शुगल मुगल करता है, असल में जाके वो काम करता है जो उसने करना होता है। फेसबुक पे तो कॉलेज का हमारे नाम ही कोई नहीं होगा अभी तक, ठीक है, मतलब वो चूंकि वो वाली चीज़ है ही नहीं उस तरह से, हम एजेंट्स वगैरह पे बिलीव नहीं रखते। और अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त हम तकरीबन 3rd और 2nd के दरमियान है लाहौर में एनरोलमेंट्स में इस वक्त। अभी हमारा जो ग्रुप ए के 1-2 बैचेज हैं जो कि अगले वीक शुरू होने हैं, जिसके बाद गेम ऐसे हो जाती है कि हम तकरीबन नंबर 2 पे आ जाते हैं पहले ही सेशन में, अल्लाह का शुक्र है। जबकि हमारा फेसबुक पे कोई विंग नहीं है उस तरह से, हमारा तो अपना पेज भी बेचारा कमज़ोर सही है, गरीब सही पेज है। ओए ये तो बड़ी खतरनाक बात है। अच्छा, हमारे पेज पे यूज़र भी कुछ भी कर सकता है, कॉलेज का नाम ही बदल सकता है। चले ये काम की बात है, इसको मैं ज़रा पूछता हूँ टीम से, यार इतनी भी लुटनी मची हुई होनी चाहिए। हम सादा हैं लेकिन इतने सादा नहीं जी। सेकंड, बायर हैव लो प्रॉफिट। जब बायर के प्रॉफिट्स कम है, जब बायर को कम प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, यानी कि बायर आपसे चीज खरीदेगा, आगे बेचेगा, उसको आगे से प्रॉफिट कम मिलेगा, तो इसका मतलब है कि उसके पास मार्जिन कम है। जब उसके पास मार्जिन कम है तो वो अच्छी तरह से नापतोल करेगा, भावताव करेगा, 4 दुकानें फिरेगा, फिर चीज खरीदेगा। जो जिसने आपसे चीज खरीदी, हम एक बिजनेस, हमने किसी को चीज बेची, उसने आगे बेचनी है, अगर उसका अपना प्रॉफिट कम है तो वो कोशिश क्या करेगा अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, कहां से मार्जिन निकाले, हमसे खरीदते हुए कोशिश करे कि ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट मिल जाए, तो उनके प्रॉफिट्स कम है। हाँ, बायर की, हाँ कहाँ ज्यादा होगी, तो जहां उनके कम मार्जिन है उनके पास, यानी कि जहां वो सेंसिटिव बहुत ज्यादा है। तो जब वो ज्यादा सेंसिटिव है तो वो क्या करेंगे, मार्केट में 10 जगह फिरेंगे। जब वो 10 जगह फिरेंगे और अपनी पसंद की जगह से चीज खरीदेंगे, तो बिजनेसेस ये कहेंगे कि कस्टमर के पास पावर है, कि कस्टमर जगह जगह से फिर के अपनी पसंद की चीज अपने पसंद के रेट पे खरीदना चाहता है, उसको एडवांटेज हो जाएगा। और उसके पास इंफॉर्मेशन भी अगर पूरी है, अगर उसे सारा पता है और वो कहता है कि नहीं मैंने हर जगह फिरना है, मेरा 1000 रुपये भी कम हो जाए तो मुझे बहुत फायदा है, तो ऐसे में उसके पास पावर है क्योंकि वो सारी बातें जानता है। सप्लायर की वाली चीजों में यहां हमने एक लाइन नहीं पढ़ी, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, यहां हम फॉरवर्ड इंटीग्रेशन वाली लाइन नहीं पढ़ेंगे, बाकी चीजें जल्दी से देख लेते हैं। कम सप्लायर हैं तो उनके पास पावर ज्यादा होगी, उनके सब्सटीट्यूट बड़े कम है, अगर वो चीज नहीं दे रहे तो आपको कहीं और से मिल जाएगी, ये इतना आसान नहीं है। स्विचिंग कॉस्ट हाई है, आप सप्लायर इतने आराम से शिफ्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल ऐसा नहीं है कि हम कहें जी फलाना टीचर बड़ा तंग कर रहा है, काम करते हैं उसकी जगह किसी और टीचर पे शिफ्ट हो जाते हैं, टीचर हैं ही कितने से, मतलब आप उंगलियों पे गिन सकते हैं, हाथ में उंगलियां ज्यादा होती हैं, मार्केट में टीचर अच्छे वाले कम होते हैं। तो हर सब्जेक्ट में 2-3 3-4 नामों पे खत्म हो जाती है मार्केट, कॉलेज ज्यादा है और टीचर कम है। स्विचिंग कॉस्ट हाई हो गई। कस्टमर्स आर नॉट, कस्टमर सिग्निफिकेंट नहीं है, कस्टमर आपके लिए को बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं रखते, कस्टमर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटे हुए हैं। तो हम ये कहते हैं कि जो सप्लायर है वो एक्सप्लॉइट करेगा कस्टमर को। हम पावर किसकी देख रहे हैं, सप्लायर की। इस सप्लायर का कस्टमर कौन है, हम। अगर हम उसके लिए ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, उसको सप्लायर को है कि अच्छा ठीक है जी आपको ये मसला है, मैं कहीं और चला जाता हूँ, अगर वो ज्यादा बॉदर नहीं करता, अगर हम उसके लिए ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है तो फारिग हो जाएगा। ऊपर से अगर सप्लायर की प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड हो, हम कहें यार क्या बात करते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है बंदा, 10 साल से पढ़ा भी रहा है, पढ़ाएगा भी अच्छा, आपने कहा नहीं सर वैसा नहीं पढ़ाएगा। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है ना, हर टीचर की अपनी अपनी कोई ना कोई स्पेशलाइजेशन मशहूर है, अपना अपना कोई चीज़ पैटर्न मशहूर है कि ये टीचर इस चीज़ को इस तरह से करता है, ये टीचर प्रैक्टिस इस तरह ज़्यादा कराता है, ये टीचर लॉजिक पे ज़्यादा बात करता है। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है सप्लायर की, तो फिर सप्लायर के पास पावर आ जाएगी। डन।